क्योंकि कई लोग पूछ रहे थे कि आप बताइए कि अखंड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री वो कैसे हुए? तो मैं आपको थोड़ी-सी जानकारी और साथ ही इसमें ये भी आपको दूँगा कि क्या बाद में युद्ध अपराधी घोषित कर दिया था ब्रिटेन ने उनको, जिसके कारण भारत जो है, नेताजी बाद में यहाँ आए भी गुमनामी बाबा के रूप में, तो उनको बाहर छुप के रहना पड़ा। तो सबसे पहले आपको बताऊँ कि 1947 में 15 अगस्त 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, तो उससे पहले अंतरिम सरकार बनी थी, नेहरू प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे। सरदार पटेल के ऊपर गांधी जी ने उनको प्रश्रय दिया था और उसमें सारा वोट सरदार पटेल को मिला था, लेकिन गांधी जी ने बड़ी ही चालाकी से आचार्य कृपलानी के मदद से सरदार पटेल को साइड करके बिना वोट पाए, बहुमत नहीं मिला, बहुत कम वोट मिले थे, नेहरू को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया। यानी नेहरू एक तरह से जो अंतरिम सरकार यानी ब्रिटेन के समय जो सरकार बनी उसके प्राइम मिनिस्टर थे, जो एक्सटेंशन हुए, यानी वो ब्रिटिश के द्वारा उपकृत कृपा पात्र प्रधानमंत्री थे। और इसके लिए उनको दूसरी कृपा महात्मा गांधी की मिली। 52 में जब पहला चुनाव हुआ भारत का, उससे पहले 46 से जो 52 तक का समय है, वो नेहरू एक कृपा पात्र ब्रिटेन और महात्मा गांधी की कृपा से बने प्रधानमंत्री हैं। वो भारत के की जनता द्वारा अथवा दुनिया की सरकारों द्वारा या भारत पे स्वतंत्रता की घोषणा करती हुई सरकारों द्वारा वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो प्रथम प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। और नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर बने, वो भी आधे हिस्से का बने, आधे इन लोगों ने अपने पार्टनर जिन्ना को माउंटबेटन की सहायता से सौंप दिए, जिसकी पूरी जानकारी उस टेबल की आपको हमारे श्री गुरुजी मेरी पुस्तक में आपको दी गई है, जिसको अभी पुरस्कार भी मिला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए जब स्थिति बहुत दुस्सह हो गई और गांधी ने उनको काम करने से एक तरह से रोक दिया, जब नेताजी गांधी द्वारा खड़े किए गए पट्टाभी सीतारामैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अब कांग्रेस को वो अपने हिसाब से चलाना चाहते थे और उनकी इच्छा थी कि हम ब्रिटेन का सहयोग ना करें, ताकि ब्रिटेन पे जो बाहर से वर्ल्ड वार का दबाव है और अंदर से हम दबाव दें तो ब्रिटेन जाएगा यहाँ से, वो महात्मा गांधी नहीं चाहते थे। महात्मा गांधी ने स्वयं कहा, मैं महात्मा गांधी ही कहता रहता हूं, आप लोग कई बार नाराज होते हैं, लेकिन महात्मा गांधी कहना इसलिए आवश्यक है, थोड़ा महात्मावाद आपको मैं हमेशा याद किए रखना चाहता हूं, क्योंकि महात्मा के रूप में ही हिंदू सबसे ज्यादा ठगे गए हैं, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। तो गांधी ये नहीं चाहते थे और इसलिए गांधी ने सुभाष का काम करना मुश्किल कर दिया। कांग्रेस की पूरी कार्य समिति अपने अध्यक्ष को छोड़कर गांधी के फैसले मानने लगी थी और जिसके कारण सुभाष को इस्तीफा देना पड़ा और फिर ये स्थिति बनी कि सुभाष को देश छोड़कर उनको नेताजी को जाना पड़ा। जब वो देश छोड़कर गए, फिर 21 अक्टूबर 1943 में भारत की पहली स्वतंत्र और अस्थाई सरकार का उन्होंने गठन किया। उससे पहले जब सुभाष गए तो पूरे देश में सुभाष के लिए लोग सड़कों पे उतरने लगे थे और इधर महात्मा और कांग्रेस लगातार ब्रिटेन की मदद कर रहे थे। जनता में नाराजगी देखकर और जब सुभाष ने वहां से रेडियो बर्लिन से उद्घोषित किया जनता को, तो उस समय के अखबार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जब जनता सुभाष के पक्ष में, नेताजी के पक्ष में उतर गई थी, तो मजबूरी में गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू करना पड़ा। इस साफ मजबूरी में, उसके भी आपको मेरी पुस्तक में मिल जाएंगे। और स्वयं गांधी कहते हैं उसमें कि अंग्रेज समझेंगे कि मैं उनका कितना बड़ा मित्र हूं। जवाहरलाल नेहरू को यह डर था कि सुभाष यदि जापान, उस समय वर्ल्ड दो ध्रुव में बटा हुआ था, एक थे मित्र राष्ट्र जिसमें ब्रिटेन आदि थे, अमेरिका ब्रिटेन आदि, एक थे धुरी राष्ट्र जिसमें जर्मनी, इटली और जापान था, एशिया से जापान था। जापान बहुत मजबूत था
और आपको ध्यान हो कि इतने बड़े रसिया को जापान 1905 में हरा चुका था। तो नेहरू को ये डर था कि जापान, अगर ये जो मित्र राष्ट्र हार गए, ब्रिटेन हार गया और जापान अगर आ गया यहाँ, तो हम जो प्राइम मिनिस्टर का सपना पाले हैं, हमें ब्रिटेन जो हमको सत्ता सौंपेगी, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर उस समय नेहरू के बयान आप देखें तो बड़े उजूल फजूल बयान दे रहे थे वो जापान के खिलाफ, कि हम लाठी लेके जापान का मुकाबला करेंगे। आपको ब्रिटेन को भगाना है, पर आप मुकाबला जापान का करने जा रहे हो। इसी से उनकी मंशा स्पष्ट हो जाती है कि वो लोग ब्रिटेन के हक में थे, और ब्रिटेन जब यहाँ से युद्ध हो जाए, ब्रिटेन इनको खैरात देकर जाए, तो वो खैरात से बने प्रधानमंत्री थे। ठीक है। तो जब यहाँ से निकले सुभाष, उसके बाद उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को भारत की प्रथम स्वतंत्र अस्थायी सरकार का गठन किया, जिस सरकार का नाम था आजाद हिंद सरकार। और इस सरकार का गठन सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। और उस समय सिंगापुर में इस सरकार का गठन किया गया, क्योंकि सिंगापुर पर जापान का कब्जा हो गया था। ठीक है। और इसे जो है उन्होंने निर्वासित सरकार, यानी भारत की प्रथम सरकार जो निर्वासित है यहाँ से, वो जैसे कि अभी तिब्बत की सरकार भारत से चल रही है, तिब्बत की निर्वासित सरकार के मुखिया हैं दलाई लामा जी। वो यहाँ से धर्मशाला से तिब्बत की सरकार चल रही है, चीन के वहां हमला करने के कारण 50 में, जब तिब्बत पे चीन ने हमला कर लिया, कब्जा कर लिया। तो भारत की प्रथम अस्थायी सरकार निर्वासित, ये अपने जगह से निर्वासित सरकार का सिंगापुर में गठन हुआ, और इसे गवर्नमेंट इन एग्जाइल कहा गया, यानी निर्वासित सरकार कहा गया। और इन्होंने फिर एक सरकार की भांति ब्रिटेन से युद्ध छेड़ा। ठीक है। और उनको मालूम था कि ये महात्मा के रास्ते नहीं हो पाएगा, सशस्त्र संघर्ष से ही हमें आजादी मिलेगी। आजादी भीख में नहीं मिलती, आजादी छीननी पड़ती है जो है। और भारत में प्रथम बार भारत का तिरंगा झंडा भी सुभाष चंद्र बोस ने फहराया। जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप जो समूह है वो कब्जा किया था, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आजाद हिंद फौज के कब्जे में आ गया था। वहां नेताजी ने झंडा फहराया। तो एक स्वतंत्र सरकार क्या होती है, उसके सारे पैरामीटर्स पे आजाद हिंद सरकार खड़ी उतरती है। उसने एक लैंड भी खाली कराया ब्रिटेन से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उस पे भारत का तिरंगा भी फहराया और अपनी सरकार भी चलाई। उसके बाद जो है उसमें महिला संगठन के लिए जो लक्ष्मी सहगल के हाथ में रानी लक्ष्मी रेजिमेंट था, और उसके अलावा उस सरकार के पास अपना बैंक था, जैसे आज भारत का रिजर्व बैंक है, तो उस सरकार के पास अपना बैंक था। उस आजाद हिंद सरकार की अपनी करेंसी थी, नोट तक जारी, उसकी अपनी करेंसी थी, उसके अपने संविधान थे। ठीक है। उसके अपने स्टाम्प थे, भारत सरकार का स्टाम्प, उसके अपने स्टाम्प थे। उसकी भारत की पहली महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन था। अपनी सेना थी, अपनी पूरी आर्मी थी। और उस समय दुनिया के 8 या 9 देश हैं जिन्होंने आजाद हिंद सरकार को मान्यता दिया। नेहरू की सरकार को सिर्फ ब्रिटेन की मान्यता मिली, जो हम मनाते हैं, क्योंकि ब्रिटेन ने इनको खैरात दिया। पर उस समय आजाद हिंद सरकार को जो है जितने भी धुरी राष्ट्र थे, जैसे जर्मनी, जापान, इटली, ये उसके बाद थाईलैंड, क्रोएशिया, वर्मा या जो म्यांमार है, मंचूरिया, फिलीपींस सहित 8 से 9 देशों की मान्यता, वर्ल्ड वाइड मान्यता मिली सरकार को। और फिर इसमें जो है जापानी सेना के साथ मिलकर अपनी सेना नॉर्थ ईस्ट को वो खाली कराने के अभियान पे भी लगे हुए थे। जर्मनी और इटली की जब पराजय हुई तो जापान बहुत मजबूत स्थिति में तब भी था, और जापान लड़ रहा था। अमेरिका यदि नागासाकी और हिरोशिमा पे परमाणु बम नहीं गिराता तो जापान उनसे लड़ने की स्थिति में था। और पर्ल हार्बर पर, यानी अमेरिका की जो नौ पनडुब्बियां हैं,
उस पर हमला करके जापान ने अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी थी। पर्ल हार्बर को ध्वस्त कर दिया था जापान ने, छोटे से जापान ने। जापान बहुत ही लड़ाकू, और आप आज भी देखते हैं कि उस पे 2-2 बम गिरे, तब भी दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ, ऐसे नहीं बन गया। वो बड़े जुझारू प्रवृत्ति के लोग हैं और जापान वीरों की धरती कहा गया। जब वहाँ हारते हैं तो हाराकिरी प्रथा है कि हारने पर जो स्वयं आत्महत्या ऐसे नहीं करते अपने आप को जहर खा के, तलवार लेके अपना पूरा पेट स्वयं फाड़ देते और स्वयं अपना गला काट देते। तो वो इतने योद्धा वीर थे, तो उनको फिर परमाणु और जापान की हार के बाद नेताजी के लिए एक पूरा एक भ्रम का जाल रचा गया कि ताइवान में चीन, जो आपको मालूम है कि जब माओ की क्रांति हुई, तो उस समय वहां की सरकार उस क्रांति में जाके ताइवान से वो एक स्वतंत्र सरकार चलती रही, परंतु चीन कहता है वो मेरा ही प्रदेश है, जो है। तो ताइवान ने उनको ताइवान में कहा गया कि एक विमान दुर्घटना में मारे गए नेताजी 1945 में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ और ये आपको मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट ने इसको प्रूफ किया। ताइवान गई, भारत की सरकार ने कोई मदद नहीं किया, भारत की सरकार रास्ते में अटकाती रही। MI6 ब्रिटेन की जो खुफिया एजेंसी है वो भी ताइवान गई, और ताइवान ने उस डेट में ताइवान में कहीं कोई विमान दुर्घटना रिकॉर्ड में नहीं है। वहां की सरकार ने पूरी मदद की। भारत सरकार बौखलाई। मुखर्जी आयोग का गठन भी कोई असंवैधानिक नहीं, संवैधानिक है और भारत सरकार ने ही गठित किया था। लेकिन भारत सरकार ने सोचा कि चलताऊ ढंग से इसको आईवास हो जाएगा, लेकिन मुखर्जी पूरे शिद्दत से उस पे लगे और ताइवान में उस डेट में कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई। फिर जो क्रिमेशन ग्राउंड होता है, अंतिम संस्कार का जो शव स्थल होता है, इसको संस्कार स्थल, श्मशान भूमि, उसके रिकॉर्ड में भी कहीं नेताजी के नहीं है। यानी ये पूरा एक छल किया गया, क्योंकि फिर नेताजी युद्धबंदी बना लिए जाते और इसीलिए नेताजी वहां से निकले। कहते हैं साइबेरिया होते हुए, नेपाल होते हुए वो भारत आए, जहां वो गुमनामी बाबा के रूप में मौजूद रहे। नेताजी गुमनामी बाबा के रूप में मौजूद रहे और जिसके बारे में आपको अनुजधर आदित्य ने जो सारे सरकारी दस्तावेज, विदेश के दस्तावेज, वो सब पुस्तकों में लगाए और वो साबित किया है कि गुमनामी बाबा जो है थे 70 के दशक तक वो थे वहां, और 1971 में वो भगवान जी के नाम से थे, जिनको मीडिया ने गुमनामी बाबा कहा। 1971 में भारत की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की एक संधि पर सम्मति अपनी प्रदान की कि द्वितीय विश्व युद्ध कालीन युद्ध अपराधियों को केवल इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता कि एक अवधि विशेष में उनके विरुद्ध कोई कानूनी मामला नहीं बना, यानी वो युद्धबंदी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा और भारत की आजाद भारत की सरकार ने हस्ताक्षर किया। उसका भगवान जी ने बहुत विरोध किया, जो गुमनामी बाबा थे उन्होंने बहुत विरोध किया और उन्होंने इसका जवाब खोसला आयोग, वही सरकारी दस्तावेज से सब बताया जा रहा है, नहीं कि तुक्का मारा जाए। इसका जवाब निहारेंद्र दत्त मजूमदार ने खोसला आयोग के समक्ष रखा है कि उनसे जो गुमनामी बाबा ने कहा कि मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि भारत ऐसे कौन से लाभ को चरितार्थ करने की भावना से भावित है कि हमने इस संधि पर अपनी सम्मति दे दी। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, जो आपने डंकन प्रस्ताव देखे हैं, बहुत सारे प्रस्ताव अभी भी डिजिट आप देख लो कि, तो हमें जो गुलाम बनाने का, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ तो पूरी एक कोल्ड वॉर छिड़ा रूस और अमेरिका के बीच, तो रूस की तरफ देश और अमेरिका की तरफ देश। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का ये की जिम्मेदारी थी कि वो विश्व युद्ध ना होने पाए, पर संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो अमेरिका का पिछलग्गू, ब्रिटेन का पिछलग्गू, एशिया, और वो उनकी नीतियां वर्ल्ड पर थोपने लगा। इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो लोग थे युद्ध बंदी, उस पर सबके सिग्नेचर कराए गए। और चूंकि भारत तो ब्रिटिश कॉलोनी था, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य, यानी जो ब्रिटेन ने जिन जिन देशों को गुलाम बनाया उसको उन्होंने एक एसोसिएशन कह लीजिए, कॉमनवेल्थ बना के अपने मेंबर बनाए, उसमें भारत भी है। भारत की तत्कालीन सरकार ने, नेहरू गांधी जो भी हैं,
उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ अपनी गुलामी को दर्शाया कि ब्रिटेन की महारानी, हम गुलाम हैं, आप हमारी मालकिन हैं। वो पूरी जो है, और वही संयुक्त राष्ट्र संघ के उस प्रस्ताव पर 1971 में जाके दस्तखत कर दिए कि युद्धबंदी, भले उस पर लंबे समय तक कोई भी मामले दर्ज ना हुए, लेकिन वो अगर वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में युद्धबंदी है, तो हम उसको युद्धबंदी मानेंगे और उसको विकसित देश यानी ब्रिटेन, अमेरिका के हवाले कर देंगे। जिस पर भगवान जी ने पूरी तरह से इसका विरोध किया था, और खोसला आयोग की ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आपको लगी हुई है, अनुद्धर की किताब जो है, ये आप सबसे मैंने कहा था पढ़ने के लिए। तो खोसला आयोग के समक्ष भी ये बात सामने आई कि उसके बाद इस पूरे मामले में विदेश मंत्रालय में एक ऐतिहासिक विभाग के प्रमुख थे सर्वपल्ली गोपाल कृष्णन। ये पूर्व राष्ट्रपति राधा कृष्णन के सुपुत्र हैं। उन्होंने एक टिप्पणी में लिखा कि, और कानून और रक्षा मंत्रालय को एक परामर्श दिया कि सुभाष बोस से संबद्ध सभी रिकॉर्ड 1947 में ही नष्ट कर दिए गए थे। यानी सुभाष बोस वापस ही ना आए, या ये स्थिति, और सारे रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए सुभाष से। किंतु जहां तक हमें ज्ञात है, बोस को सार्वजनिक रूप से युद्ध अपराधी घोषित नहीं किया गया था। जो गोपाल कृष्ण जो है राधा कृष्ण के सुपुत्र सर्वपल्ली राधाकृष्णन के, उन्होंने कहा कि बोस को युद्ध अपराधी, सारे रिकॉर्ड आपने नष्ट किए, लेकिन आपने, सरकार ने बोस को युद्ध अपराधी नहीं घोषित किया था, तो वो युद्ध अपराधी नहीं है। लेकिन जो है सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि नेताजी विषयक सभी रिकॉर्ड पहले ही नष्ट किए जा चुके हैं। यानी सरकार इसको छुपा रही थी। नेताजी कभी लौट ना सके, उनके सारे सबूत मिटाने में भारत की सरकार लगी थी, नेहरू हैं, और ये 70 के दशक तक जो है लगी हुई थी। ये सारे दस्तावेज हैं, आपको इस किताब में आपको सारे दस्तावेज मिल जाएंगे। और उसके पास ऐसी स्वीकृति हेतु अनेक अवसर थे, क्योंकि नेताजी के युद्ध अपराधी होने का विवाद बारंबार संसद में, सरकार में, न्यायालय में और विभिन्न आयोगों के समक्ष आया। ये जो आपसे कई बार कहा जाता है कि नेताजी को युद्ध अपराधी सरकार ने माना था, ब्रिटेन आदि के कहने पर उनको सौंपना चाहते थे, जिसके कारण गुमनामी बाबा इनको बन के रहना पड़ा, क्योंकि राष्ट्र के समक्ष एक बार प्रकट होता, जिसके लिए सुभाष चंद्र बोस इतना लड़ते रहे, आजादी के लिए बाहर जाके सरकार बनाई, युद्ध लड़ा, वो एक विवश राष्ट्र हो जाता अगर वो प्रकट होते, तो भारत को उनको सौंपना ही पड़ता उस युद्ध अपराधी के रूप में ब्रिटेन को, अमेरिका को, संयुक्त राष्ट्र संघ पे की संधि पे भारत 1971 में जाकर दस्तखत मारा है भारत की सरकार। तो ऐसी पोजीशन में भारत की जो दुर्गति होती विश्व के सामने, सुभाष जैसे नेता को वो सौंपते। सुभाष इससे बचाने के लिए भारत को, अपने आप को गुमनाम रखा उन्होंने, ठीक है। अब और भारत सरकार 1947 में उनके सारे दस्तावेज को जो है नष्ट कर दिया। तो भारत सरकार के द्वारा यूएन की द्वितीय विश्व युद्ध कालीन युद्ध अपराधी विषयक संधि पर झटपट सम्मति प्रदान करना अपने आप में एक संदेह पैदा करता है कि कहीं सुभाष जो थे देश में गुमनामी बाबा के रूप में, वो कहीं अपने आप को प्रकट न कर लें और भारत की जनता उनके साथ जुड़ न जाए। तो इसलिए भारत की सरकार ने वो संधि कर लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ कि हमारे यहाँ जो युद्ध अपराधी आएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, उसे हम आपको सौंप देंगे। तो अपने राष्ट्र के सम्मान को, कल को कई लोग पूछ रहे थे कि क्यों राष्ट्र के सम्मान, लोकतंत्र और भारत की फजीयत न, इसलिए वो गुमनामी में ही रहे, लेकिन भारत की जो सत्ता प्रतिष्ठान है उसने झटपट संधि करके अपने आप को पुनः अमेरिका और ब्रिटेन के हाथों बेच दिया। पूरी भारत की गरिमा, संप्रभुता सबको बेच दिया। लेकिन सुभाष ने गुमनामी में रहकर भारत की गरिमा, संप्रभुता और इस धोखा देने वाली सरकार का भी बचाव किया, क्योंकि जब यहां से उनको पकड़ कर ले जाते तो पूरी दुनिया में भारत की क्या स्थिति होती, ये आपको सोचने जैसी बात है। तो और विश्व भर में अहिंसा एवं मानवता की दुहाई देने वाला हमारा देश यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा के विरुद्ध यूएन कन्वेंशन की आज तक पुष्टि नहीं की है। यानी कि ये जो है, आपको ये समझना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में अहिंसा, विश्व शांति, ये सिर्फ वोटरों को, हिंदुओं को भटकाने के तरीके हैं।
अहिंसा, विश्व शांति वाला अपने ही देश के नायक को सौंपने को तैयार था। तो आपको तो 45 तक ही पढ़ाया जाता है, उससे पूरे आगे की कथा आपको इस पुस्तक में और विथ दस्तावेज मिलेगा। तो आज़ाद भारत की जो प्रथम सरकार थी, आज़ाद भारत नहीं कहूँगा, संयुक्त भारत की जो प्रथम सरकार थी, आज़ाद हिंद फौज की सरकार, नेताजी की सरकार, वो किस तरह से लड़ी, कैसे उसने झंडा एक प्रदेश भी, अंडमान निकोबार भी कब्जा किया, और उसके बाद आज़ादी के बाद कैसे उनके दस्तावेज मिटाने के लिए हमारी नेहरू वाली सरकार ने कैसे काम किए। 60 के दशक तक उनकी फैमिली की जासूसी होती रही। उसके बाद उन्होंने यूएन के संधि पर से सिग्नेचर किए कि कोई युद्धबंदी होगा तो हम लौटा देंगे आपको। अब जो देश में यहाँ रह रहे नेपाल के रास्ते आए, वो कैसे बाहर आते, क्योंकि इस सरकार इस देश की संप्रभुता को रौंदने वाली स्थिति पैदा हो जाती, क्योंकि वो तो समझी संधि करके आए थे जाके। इसलिए उस देश को आजाद भारत गुलाम, उसकी गुलामी प्रकट न हो जाए दुनिया में कि आज भी वो ब्रिटेन का गुलाम है। इसलिए सुभाष ने अपने आप को गुमनामी में रख रख के ही अपने आप को समाप्त कर दिया, एक तरह से समाप्त हो गए। ये उसकी पूरी कहानी है। आपको ये कहानी कहानी क्या, ये फैक्ट है पूरे दस्तावेज के साथ। ये आप सबको पढ़ना चाहिए कि इस देश में जब नेताजी के साथ भारत की सरकारें, सभी सरकारें ऐसा कर सकती है, तो हमारी और आपकी औकात तो पिद्दी बराबर नहीं है। इसलिए हम और आप ज़्यादा उछले ना। तंत्र मजबूत है, लोक उसमें सिसक रहा है। तंत्र मजबूत है, लोक उसमें सिसक रहा है। इसलिए इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि मैक्सिमम आप कितना चीज़ों को समझ पाते हैं, कितना चीज़ों को देख पाते हैं, ये बहुत आवश्यक है।